गुड इवनिंग। आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कक्षा 10 के मैथमेटिक्स विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं चैप्टर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए, सम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि 2, 2, 4, 6 ये सम पूर्णांक है। अगर हम माने कि जैसे मान लीजिए यम कोई पूर्णांक है, अर्थात पूर्णांक का मतलब ये होता है कि -2, -1, 0 भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एक मान लीजिए, अगर इसका वैल्यू इस टाइप के नंबर हों तो क्या निम्नलिखित रूप का आपको पहचानना है। तो 2 गुणे यम करेंगे, 2 गुणे यम अर्थात 2 गुणे -2 करेंगे तो -4 होगा, 2 गुणे 1 करेंगे तो अभी 2 होगा। तो ये सम पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अर्थात किसी भी पूर्णांक में 2 से गुणा करने के उपरांत वो पूर्णांक सम पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक अगर कोई सम संख्या हो, सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर जैसे मान लीजिए ये 2 संख्या हो गया, 1 जोड़े तो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए विषम पूर्णांक है 1 और 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे ये कंटेंट ये फॉलो नहीं करेगा। यदि कोई 2 गुणे 3 हो अर्थात 6 हो और +1 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर देखा जाए किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किस रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। दूसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक। n क्या होना चाहिए, यदि वो 8 से विभाजित होगी तो n का वैल्यू क्या वो पूर्णांक संख्या होगा, क्या वह विषम संख्या होगा, क्या वह प्राकृतिक संख्या होगा, क्या वह सम संख्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि यदि सम संख्या, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। आप ये बताइए क्या 8 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अगर हम किसी विषम पूर्णांक को लेकर के देखें अर्थात 3 को लेकर देखें, 3 - 1 करें, 3 × 3 = 9 - 1 = 8 प्राप्त हुआ, जो कि 8 8 से विभाज्य है। इसलिए इस n² -1 के रूप का, देखिए n² -1 के रूप में संख्या को लेने के लिए आपके पास विषम संख्या होना जरूरी होगा। ठीक है, इसलिए तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 में के HCF 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100, तो मान लीजिए ये प्रथम संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या होगा। ठीक है, HCF को
तो इसमें यम का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चौथे का ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे 65 और 117 का। आप जानते हैं कि 65 और 117 का HCF इस रूप में है। तो सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो 65 बराबर 13 पचे 65, 13 गुणे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 117 तो 13 नामा 117, 13 गुणे 9, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इस HCF का वैल्यू ये 65 माइनस 117 बराबर 13 के बराबर होगा। ठीक है, 117 इधर जाएगा तो 65 बराबर 7 3 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 130 हो जाएगा। और 130 65 दूना 130 यम बराबर 130 बटे 65। 65 दूना क्या होता है, 60 दूनी 120 और 65 दूना 130 हो जाएगा। तो यम का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे 5वां नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो शेषफल 5 और 8 को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे और 125 में से कितना घटाएंगे, यहाँ से 70 माइनस 5 और 125 माइनस 8, इसको घटाने के उपरांत, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होने के लिए वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं। 70 में से 5 जाएगा तो 65 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117। 117 और 65 का आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अभी ज्ञात किए हैं कि 65 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 13 गुणे 5 में टूटेगा और 117 किस में टूटेगा, 13 गुणे 9, 13 नवा 117। इसमें देख रहे हैं HCF कामन कितना होगा, 13 होगा, तो 13 इसका HCF होगा। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। इसलिए पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पांचवे का ए सही होगा। ठीक है, 13 सही होगा, इसका 13 उत्तर होगा। आगे देखेंगे 6वां नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक, क्या दिया है 6वां नंबर, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर कितना दिया है, a बराबर एक्स क्यू कामा वाई क्यू, और b बराबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, x और वाई क्यू दिया है ना। सबसे पहले इस रूप में व्यक्त करने के लिए x और y अभाज्य संख्या है तो HCF ज्ञात करनी है। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इसमें दोनों में कॉमन x होगा, ध्यान से देखेंगे, दोनों में कॉमन सबसे पहले x y का क्यू और ये y का x क्यू y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x और y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसका HCF कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर। छवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छवें का ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते चलेंगे ध्यान से। 7वां नंबर क्या दिया है,
यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्वेश्चन है, p बराबर ए बी का स्क्वायर और q बराबर बी क्यू प्लस बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम ज्ञात करनी है। तो एलसीएम यहाँ से देखेंगे कि p बराबर ए बी का स्क्वायर और q बराबर क्या दिया है, a का q और b। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ए पी और q का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हाईएस्ट जो कॉमन होगा, इसमें a का q हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, a का q और b का स्क्वायर, अर्थात सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्या दिया है, एक शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य के इतर अर्थात शून्य को छोड़कर। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे, एक शब्द दिया है शून्येतर। शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर अर्थात शून्य को छोड़कर। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परमेय और अपरमेय, शून्य को छोड़कर परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरमेय संख्या। जैसे मान लीजिए करणी में 3 हो गया और शून्येतर 2 हो गया, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 करणी में 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए एक अपरमेय संख्या प्राप्त हुआ ना। उसके बाद ध्यान से देखेंगे परमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2 हो गया और एक कोई भी अपरमेय संख्या, जैसे मान लीजिए करणी में 3 हो गया, तब भी ये 2 करणी में 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 हो गया तो 2 करणी में 2 प्राप्त होगा, तो कभी भी सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या होता है। 9वां नंबर देखेंगे ध्यान से। 9वां क्या दिया है, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं में से सभी 1 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या है 1 से 10 तक। 9वां नंबर है 1 से 10 तक, 10 तक की सभी संख्याओं में सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 9वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2520। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और न्यूनतम संख्या को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या कह रहा है, परमेय संख्या 14,587 बट्टे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किन दशमलव स्थानों तक समाप्त हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले किन स्थानों तक के दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो इसको भाग देने के उपरांत ये प्राप्त होगा, तो इसमें 10वें का डी 4 स्थानों तक के क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 स्थानों तक। इसलिए यही अच्छे अच्छे प्रश्न थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वास्तव में इससे कुछ न कुछ फायदा होगा।